नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना यादव साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, कुछ विद्यार्थियों की, कि कुछ विषयों को विस्तार पूर्वक मैम पढ़ाइए या व्याख्यायित कीजिए। तो मेरे पास समय अभाव था, उसके कारण कुछ दिनों तक नहीं कर पाई। अतः आज कुछ मैं नया सोचकर और नया लेकर आई हूँ, जो ढूंढ कर और मेहनत की हूँ उस पर इकट्ठा करके। तब महिला उपन्यासकारों के विषय वस्तु एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को व्याख्यायित करने के लिए इस वीडियो को बनाई हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों तो लाइक, कमेंट तथा दोस्तों को शेयर भी करें। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का पहला टॉपिक है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती कृत मित्रोमर्जानी, ये इनका उपन्यास है। पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित की गई है। इसका यह विषय वस्तु है और उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आप लोग उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि विषय वस्तु क्या है, और महिला उपन्यासों में विषय वस्तु बहुत कम दिया रहता है। आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कृष्णा सोबती कृत मित्रोमर्जानी उपन्यास में पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित है इसमें। और अगला है कृष्णा सोबती का ही है। अगला है जिंदगी नामा। ये 20वीं शताब्दी के आरंभिक 15 वर्षों के पंजाब के किसानों, ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। और आगे देखते हैं। ये इनका एक तीसरा उपन्यास है दिलोदानिश, जो दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति के प्रश्न को उठाया गया है। इसमें अगला इनका उपन्यास है समय सरगम। आइए देखते हैं समय सरगम का विषय वस्तु क्या है। समय सरगम में दो वृद्ध पात्रों ईशान और अरण्या के माध्यम से जीवन जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी है। इसमें ईशान हैं और अरण्या दो पात्र हैं। उन्हीं के माध्यम से जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी है। और अगला प्रश्न, अगली लेखिका हैं उषा प्रियंवदा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं उनके उपन्यासों के बारे में। उनका पहला उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें। इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा एवं शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण होने वाले मानसिक तनाव का चित्रण है। इनका अगला उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इसमें दिखाया गया है कि राधिका के माध्यम से आधुनिक स्त्री की जटिल मानसिकता, पीड़ा एवं विद्रोह का अंकन है इस उपन्यास में। अब आगे देखते हैं मनु भंडारी, बहुत ही चर्चित और मशहूर ये उपन्यासकार, या नाटक भी लिखे हैं इन्होंने और कहानी भी लिखा है। इनके उपन्यासों के बारे में देखते हैं। इनका उपन्यास है आपका बंटी। तलाकशुदा दंपति और उसके संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश है, उसका यथार्थ चित्रण भी मिलता है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। इसमें मोहन राकेश और उनकी पत्नी के और उनके बच्चे की कहानी को देखते हुए मनु भंडारी ने लिखा था। ये जब कॉलेज में प्रोफेसर थीं, वहीं पर इन्होंने एक कमरा लेकर अलग से एकांत समय में इन्होंने इनकी कहानी को उपन्यास के रूप में चित्रित कर दिया। आइए देखते हैं मनु भंडारी का अगला उपन्यास है। अब देखिए, इसका आगे विवरण भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मनु भंडारी एक साक्षात्कार में कहा था कि आपका बंटी लिखते समय मुझे याद है कि एकांत पाने के लिए कॉलेज हॉस्टल में मैंने एक कमरा लिया था। उसे लिखने के दौरान मैं कई बार रो पड़ी। इन्होंने अपनी आत्मा अभिव्यक्ति की है इसमें। एक न एक कैरेक्टर के साथ हमेशा खो जाती थी मैं। दरअसल मोहन राकेश व उनकी पत्नी के दूसरी शादी कर लेने पर
उनके बेटे की मनोदशा के आधार पर बनाकर मैंने यह उपन्यास लिखा था। मोहन राकेश व उनके परिवार से मुझे बहुत अधिक लगाव था और उसके बारे में ही इन्होंने लिखा है और इसको अपने वक्तव्य में कह भी चुकी हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा जब महाभोज, और इसी नाम की इनकी कहानी भी है, महाभोज नाम से। मैं समकालीन राजनीति में, इन्होंने कहा महाभोज में समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, इसकी विषय वस्तु बताई हैं ये। मूल्यहीनता, धन एवं बाहुबल की प्रवृत्ति और दोहरे चरित्र, इन्होंने कहा है दोहरे चरित्र का चित्रण हुआ है इसमें महाभोज में। इसमें दास साहब के व्यक्तित्व का दोहरे चरित्र अथवा इसमें एक पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं जो दास साहब हैं, उनके व्यक्तित्व के दोहरे चरित्र अर्थात अंदर से दुष्ट व बाहर से संत रूप को इन्होंने दिखाया है और आश्चर्यजनक विश्वसनीयता के साथ चित्रण किया है। इसमें हैं अन्य पात्र हैं विशेषर, हीरा और बिंदा। ये दलित वर्ग के ऐसे प्रतिनिधि मात्र हैं जिनके सौ पर राजनीति होती है। मधुरेश ने महाभोज के संबंध में कहा है कि भारतीय राजनीति के अमानवीय चरित्र पर इससे तीखी टिप्पणी मुश्किल है। यह जो महाभोज उपन्यास है, यह राजनीतिक उपन्यास है मनु भंडारी का। अगला इनका उपन्यास है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान इन्होंने सहयोग से लिखा था राजेंद्र यादव के। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मनु भंडारी की सहयोगी रचना है। इसमें आधुनिक समय के प्रेम त्रासदी को चित्रित किया गया है, जिसके प्रमुख पात्र रंजना हैं, अमला हैं और अमर हैं। पात्रों को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, पात्र कभी कभी पूछ लेता है उपन्यासों के। और अगली लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग के बारे में आइए देखते हैं, उनके उपन्यासों के विषय वस्तु के बारे में। मृदुला गर्ग के उपन्यासों में उपन्यासों की विषय वस्तु है आधुनिक नारी की जटिल मानसिकता एवं अस्मिता का संघर्ष है। मृदुला गर्ग ये नारी विमर्श पर भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है, तो इन्होंने लिखा है और इनका उपन्यास भी नारी विमर्श पर ही आधारित है। आधुनिक नारी के जटिल मानसिकता एवं अस्मिता का संघर्ष है मृदुला गर्ग के उपन्यासों में। मृदुला गर्ग के मैं और मैं उपन्यास में एक धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी है। अगला इनका उपन्यास है चितकोबरा। चितकोबरा उपन्यास में विवाहित स्त्री और एक संवेदनशील लेखिका के जीवन में सर्जनात्मक प्रेरणा के रूप में आए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग जो रचनात्मक तूफान का चित्रण है। इनका चितकोबरा यौन संबंध पर भी आधारित है, इसीलिए इसमें जो है यौन कुंठाओं पर आधारित दिखाया गया है चितकोबरा, और नारी की समस्याओं पर आधारित है। मृदुला गर्ग का एक अगला उपन्यास है अनित्य। यह उपन्यास सन 1930 से 1960 तक के कालखंड को भारतीय राजनीति का चित्रण है। ये राजनीतिक है, जैसे महाभोज है मनु भंडारी का, उसी तरह मृदुला गर्ग का अनित्य है उपन्यास। इसमें भी 1930 से 1960 तक के कालखंड के भारतीय राजनीति का चित्रण की हैं लेखिका ने। कठगुलाब, इनका कठगुलाब आता है उपन्यास। पितृसत्ता में नारी के शोषण एवं मुक्ति संघर्ष की कथा है। कठगुलाब में पितृसत्ता में नारी के शोषण एवं मुक्ति संघर्ष की कथा है। उन्होंने दिखाया है कि पितृसत्ता में कैसे जो है नारी का शोषण होता है और उसके मुक्ति एवं संघर्ष की कथा है। अगली उपन्यासकार हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चर्चित उपन्यासकार हैं और इनकी रचनाओं के बारे में चलिए देखते हैं, उसके विषय वस्तु के बारे में और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम लोग आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। चंद्रकांता कृत एलान गली जिंदा है, यहाँ बितस्ता बहती है, कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। इनका एक उपन्यास है एलान गली जिंदा है और दूसरा उपन्यास है यहाँ बितस्ता बहती है। यहाँ बितस्ता बहती है में कश्मीर के संपन्न हिंदू समाज का जीवन का चित्रण है। वहीं एलान गली जिंदा में कश्मीर की एलान गली में वर्षों से रहते हुए आए परिवारों के दुख दर्द का चित्रण है। अर्थात
यहाँ बितस्ता बहती है और ऐलान गली जिंदा है, दोनों का विषय वस्तु कश्मीर को रखा गया है और उसी के इर्द गिर्द सारे कहानी घूमती है। अगला उपन्यास इनका है चंद्रकांता के अपने अपने कोणार्क हैं। चंद्रकांता ने अपने अपने कोणार्क उपन्यास में एक शिक्षित एवं स्वावलंबी स्त्री के 30 वर्ष की उम्र तक एकाकी रह जाने एवं अपने एकाकीपन को अनुभव करने की कहानी लिखी है। इसमें उन्होंने उसका चित्रण किया है अपने अपने कोणार्क में कि एक शिक्षित और स्वावलंबी स्त्री कैसे 30 वर्ष की उम्र तक एकाकी रह जाती है, उसका विवाह नहीं होता और वो अकेली रह जाती है। उसी के अकेलेपन को अनुभव करने की कहानी इन्होंने अपने अपने कोणार्क में चित्रित किया है। अगला उपन्यास है कथा सतीसर। कथा सतीसर इस उपन्यास में आतंकवाद से गहरे रूप से प्रभावित कश्मीर के जीवन का चित्रण है। इसके अंतिम भाग में आशा की एक झलक दिखलाई देती है। इनकी और दो हैं चंद्रकांता की, ये भी यहाँ बितस्ता बहती है और ऐलान गली जिंदा है। इसमें भी कश्मीर की ही पृष्ठभूमि पर आधारित है और इनका कथा सतीसर भी उपन्यास आतंकवाद के गहरे रूप से प्रभावित कश्मीर के जीवन का चित्रण है। उसी के आसपास की सारे वातावरण और भाव भंगिमाओं को इन्होंने इसमें चित्रित किया है। तीनों उपन्यास इनके कश्मीर के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। आगे आती हैं ममता कालिया। ये कहानी में भी महारत हासिल की थी और ममता कालिया की कहानी बहुत ही फेमस है और इनका उपन्यास है ममता कालिया का बेघर। बेघर है। उपन्यास में यौन सुचिता की पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपरयुक्त कसौटी पर खरा न उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी करने की कथा कही गई है। इसमें ममता कालिया ने दर्शाया है कि कैसे एक यौन सुचिता पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा बेघर उपन्यास में वह अपनी प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी कर लेता है और उसी के जीवन के बारे में सब कुछ ममता कालिया ने इसमें चित्रण कर दिया है बेघर उपन्यास में। इनका अगला उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स इसी नाम से है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का उपन्यास है। उनका भी उपन्यास है और इनका भी। इस उपन्यास में एक IAS अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के पारिवारिक संबंधों का चित्रण है। उच्च अधिकारी पति के सामंती संस्कार से मुक्त न हो सकने का भी इसमें अंकन किया गया है। अगली उपन्यासकारिका हैं प्रभा खेतान। आइए देखते हैं प्रभा खेतान के बारे में। प्रभा खेतान ने आओ पेपे घर चले। इनका उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के 3 शहरों न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एवं सेंट लुइस में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी के जीवन के दुख एवं पीड़ा का चित्रण किया है। भोग विलास में डूबी अमेरिकी औरत के भीतर कितना अकेलापन पीड़ा है, उसका चित्रण इस उपन्यास में प्रभा खेतान जी ने किया है। आगे इनका दूसरा उपन्यास है छिन्नमस्ता। इस उपन्यास में पुरुषों के वर्चस्व के मध्य स्त्री के व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने एवं स्वयं की अलग पहचान बनाने की कथा है। दोस्तों, ये तो इनकी कहानी है, प्रभा खेतान का उपन्यास है। लेकिन जहाँ तक हमारा भी मत है कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, भले ही वो किसी व्यवसाय से जुड़ी हों, किसी हस्त उद्योग से जुड़ी हों या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हों, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए और कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर कमाने चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। भविष्य में क्या कैसी ज़रूरत पड़े, पति रहे एक ही कमाने वाला है, कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो जिससे हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके जीवन यापन पर कोई भी असर ना पड़े, ये हमारा भी मानना है। और हम इसी कार्य में चाहते हैं कि आगे चलकर अग्रसर रहें और लोगों को, महिलाओं को, जो बहुत सारी टूटी हुई महिलाएं हैं और अन्य महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को मैं आगे लाने की कोशिश करूंगी। अगला उपन्यास है इनका पीली आंधी। इनका है प्रभा खेतान का है पीली आंधी। इस उपन्यास में मारवाड़ी समाज के संघर्ष और पीड़ा की कहानी है। उपन्यास में मारवाड़ी समुदाय के लोगों का राजस्थान में मारवाड़ से कलकत्ता आकर बसने व संघर्ष, श्रम एवं व्यापार, कुशलता
के बल पर समृद्धि एवं समाज स्थापित होने का चित्रण है। पीली आंधी में एक मारवाड़ी समाज का इसका विषय वस्तु है, उसी के मारवाड़ी समाज के आसपास इनकी सारी कहानी घूमती है। और इसमें क्या कहा गया कि पीली आंधी प्रतीक है सब कुछ उजड़ जाने एवं अंकुर के माध्यम से पुनः फलने फूलने का। और वास्तव में यही ज़िंदगी है, ये उजड़ती और बनती रहती है, और एक आशा और विश्वास ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। नहीं तो दुख सुख तो सभी की ज़िंदगी में लगा रहता है, और कभी टूटता है, कभी बिखरता है, फिर कभी जोड़ता है। मनुष्य का यही कर्म है और इससे दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो मुसीबतें आती हैं हमें और मजबूत बनाती हैं। आगे आते हैं हम मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास के बारे में देखते हैं। इनका पहला उपन्यास है इदन्नमम। इदन्नमम वैसे तो इनका सबसे पहला उपन्यास है यहाँ वितस्ता बहती है, वितस्ता नहीं है इनका, बेतवा बहती रही जी, इनका है बेतवा बहती रही, पहला उपन्यास है। और इदन्नमम है। उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवन चित्रण किया है। इसका जो है विषय वस्तु जो है मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास इदन्नमम का, उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवंत चित्रण किया है। बुंदेलखंड की जुझारू स्त्रियों का संघर्ष भी उपन्यास में चित्रित किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो एक ही विषय वस्तु, जैसे बहुत सारे उपन्यास हैं और उनके विषय वस्तु हैं, और विषय वस्तु मिलते जुलते, जैसे शहरों के नाम जैसे उनके हैं तीनों कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर आधारित हैं, वैसे इनका भी है, बुंदेलखंड पर भी आधारित बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं। तो मैं इनको एक स्थान पर करके या उस पर लिखे गए हैं विश्वविद्यालय, विद्यालय, अध्यापकों के ऊपर, इन सारे उपन्यासों को मैं एक स्थान पर एकत्रित करके आप लोगों के सामने लाऊंगी, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और मिलते जुलते जो भी पात्र हैं उनको भी लाऊंगी कि किस उपन्यास में कौन से पात्र हैं, जिसमें नाम एक जैसा है, क्योंकि कभी कभी दे देता है। 2021 में भी दिया था कि चेतन पात्र है, जो उनके उपेंद्रनाथ अस्क के कई उपन्यासों में एक ही नाम से उसका चरित्र चित्रण हुआ है और एक ही नाम चलता रहा है। तो उस समय बहुत कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जिसके जिसके एक ही, वैसे तो उसमें कहानी ही अलग कुछ थी, उसके 5 भागों में लिखने का प्रयास किया था उन्होंने, और उसमें सभी में चेतन नाम का युवक उसी की कहानी को सीरियल से चलाते गए थे। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिसमें उसमें का भी पात्र वही है और उस दूसरे वाले में का भी पात्र वही है। तो अगर ऐसे पात्रों को हम चाह रहे हैं कि एक जगह ले आएँ और उपन्यास को भी ले आएँ, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो, समझने में, और जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सकें। क्योंकि गद्य विधा में उपन्यास सबसे बड़ा उपन्यास का ही सबसे बड़ा रोल है, और सबसे ज़्यादा उपन्यासों को ही उसमें भाग है जो कि पढ़ना पड़ता है। क्योंकि कहानी, निबंध, आलोचना तो बहुत थोड़े थोड़े हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उपन्यास सबसे ज़्यादा मात्रा में लिखे गए हैं। आइए देखते हैं। मैत्रेयी पुष्पा का इदन्नमम हो गया, जो बुंदेलखंड के जुझारू स्त्रियों के संघर्ष का चित्रण किया गया है, जिसमें चाक और झूला नट, इनका देखते हैं मैत्रेयी पुष्पा जी का। चाक और झूला नट में कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। इसमें चाक और झूला नट हैं। इसमें जितने भी लगभग उपन्यास दिए गए हैं वो इस साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान आदि सम्मानों से पुरस्कृत किए गए हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि इनकी विषय वस्तु भी आप लोगों के सामने लाया जाए, जिससे ये तो पता रहे कि किसकी विषय वस्तु क्या है। और आजकल तो इतना टफ बना दिया जा रहा है एग्ज़ाम को कि कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, और नेट जेआरएफ में तो लगभग पूछता ही है NTA सारे प्रश्नों को बहुत गहराई से, और अब तो TGT PGT में भी पूछने लगा है, उसमें भी, और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। चाक और झूला नट में कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। अगला है अलमा कबूतरी। इस उपन्यास में देखिए इनका 2 है, इदन्नमम और अलमा कबूतरी, दोनों बुंदेलखंड पर आधारित है। बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में जरायम पेशा से संलग्न कबूतरा जाति तथा कथित रूप से समाज में सभ्य कही जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष, पीड़ा व अपमान का चित्रण है। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सा उपन्यास है जो जरायम पेशा पर आधारित है।
अगला उपन्यास है इनके फरिश्ते निकले। इसमें बेला बहू के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट उपन्यास है और इसको कई बार पूछा गया है कि बेला बहू के वृत्तांत का माध्यम किस उपन्यास में किया गया है। तो इसमें है फरिश्ते निकले में बेला बहू के वृत्तांत के माध्यम से अनेक स्तरों पर बदलते ग्रामीण भारत का अंकन किया गया है। आइए देखते हैं चित्रा मुद्गल जी के उपन्यासों को। चित्रा मुद्गल जी एक जमीन अपनी उपन्यास में बम्बई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर, मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वातंत्र्य एवं स्त्री पहचान का विषय उठाया गया है। एक और है उपन्यास राजकमल चौधरी जी का है, उन्होंने लिखा है 20 रानियों का बाइस्कोप। उसमें भी लगभग यही कहानी मिलती जुलती उस भी उपन्यास की है और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। लगभग दोनों की कहानी एक जैसे ही है। उसमें बदसूरत स्त्रियों को बताया गया है, उनके बारे में उनकी कहानियाँ इर्द गिर्द घूमती हैं 20 रानियों के बाइस्कोप में। और इसमें मुद्गल जी का है एक ज़मीन अपनी। इसमें बम्बई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर, मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वातंत्र्य एवं स्त्री पहचान का विषय उठाया गया है। अगला इनका है उपन्यास आवा। आवा में बम्बई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण है। इनका भी दोनों उपन्यास जो है बम्बई के ही आधारित है, बम्बई के स्थान के आधार पर ही लिखा गया है। ऊपर वाले में है एक ज़मीन अपनी में, और कहा भी जाता है कि स्त्रियों की अपनी खुद की एक ज़मीन नहीं होती, क्योंकि जब तक वो अपने लिए एक ज़मीन नहीं तैयार कर लेती, अपने लिए एक स्थान और एक जिसका एक मजबूती पकड़ होती है पैसे की, कहीं अपने करियर की, ये बहुत ज़रूरी होती है और इस चीज़ को हम भी मानते हैं। और इसमें एक ज़मीन अपनी, इसका नाम हम भी देते हैं कि जब तक अपना करियर ना बन जाए, अपना रोज़गार ना हो, अपने हाथ में कुछ ना हो, तब तक हम दूसरे की ज़मीन पर खड़ी होकर विद्रोह नहीं कर सकते। और हम विद्रोह करने की बात नहीं करते हैं, हम परिवार चलाने की बात करते हैं कि जब अगर दोनों लोग पति पत्नी दोनों लोग कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे सकेंगे और अच्छा संस्कार तथा अच्छी शिक्षा भी देने के काबिल बना सकेंगे उन्हें। आइए देखते हैं आवा में। आवा में बम्बई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में मजदूर संगठनों की शक्ति, संभावनाओं और कमजोरियों का चित्रण है। इसमें मजदूर संगठन, यह चित्रण नमिता नामक युवती की कथा के माध्यम से होता है। अब देखिए इसका जो इस उपन्यास में आवा में, अब इसकी पूछ ले कि इसका पात्र का नाम क्या है, तो इसके पात्र का नाम है नमिता, जो एक युवती की कथा के माध्यम से शुरू होता है, नमिता नामक युवती से। अगली उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा कृत 7 नदियाँ एक समंदर, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में आयतुल्ला खुमैनी की रक्त रंजित इस्लामी क्रांति पर आधारित उपन्यास है। अगला है इनका जिंदा मुहावरे। उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जिंदा मुहावरे, इसमें विभाजन के पश्चात भारत में रह गए एक तथा पाकिस्तान चले गए दोनों तरह के मुसलमानों के दर्द का चित्रण है। अगला उपन्यास है इनका अक्षयवट। अक्षयवट में इलाहाबाद शहर केंद्र में है और उसी का वर्णन है। अक्षयवट जो किला के पास है, इलाहाबाद किला है, वहीं पर अक्षयवट का पेड़ बताया जाता है। अगली उपन्यासकारिका हैं अलका सरावगी। आइए देखते हैं अलका सरावगी के उपन्यासों को। अलका सरावगी कृत कलिकथा वाया बाईपास है। इस उपन्यास में मारवाड़ी परिवार की 5 पीढ़ियों के जीवन संघर्ष की कथा कही गई है। इस उपन्यास का समयकाल प्लासी युद्ध यानी 1757 ईस्वी से लेकर बाबरी मस्जिद ध्वंस 1992 तक का है। उस समय काल की कई महत्वपूर्ण घटनाएं उपन्यास में चित्रित हुई हैं। इसमें एक सच्ची झूठी गाथा, इसका विषय वस्तु थोड़ा सा हट गया है, और एक सच्ची झूठी गाथा में एक स्त्री एवं एक पुरुष के बीच एकालाप से बनी हुई, नहीं इसी का है, मैं एक सच्ची झूठी गाथा में एक स्त्री एवं पुरुष के बीच एकालाप एवं संवाद से बनी हुई 21वीं सदी की कथा लिखी है। आते हैं हम अन्य महिला उपन्यासकारों में आती हैं राजी सेठ। इनका उपन्यास है तत्सम। उपन्यास में आधुनिक स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या चित्रित है। यह उपन्यास सामान्य परिपाटी वाली प्रेम कथा से विशिष्ट एवं अलग है।
अगला उपन्यास है मंजुल भगत का अनारो। ये दिल्ली के मध्यवर्गीय परिवारों में चौका बर्तन कर गुजारा करने वाली स्त्रियों के जीवन का चित्रण है। अगला है कमल कुमार जी आती हैं, इनका उपन्यास है आवर्तन। इसमें नायक हिंदी का प्रवक्ता है और इसमें लेखिका का उद्देश्य यह बताना है कि भारतीय जीवन पद्धति के अनुकूल मर्यादित पति पत्नी का साथ ही जीवन में समृद्धि एवं शांति लाता है। अगला उपन्यासकार हैं अगली वीणा सिन्हा, इनका उपन्यास है पथ प्रज्ञा। ये राजा ययाति की पुत्री माधवी की करुण कथा का इसमें अंकन हुआ है। लेखिका ने माधवी के अंदर की नारी का चित्रण किया है जो अपनी ऊर्जा को संपूर्ण मानव जाति में विस्तारित करना चाहती है। चित्रा चतुर्वेदी का उपन्यास तनया भी माधवी के जीवन पर ही आधारित है। अगला उपन्यास है अनामिका का लालटेन बाजार। इसमें जो है 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर आधारित लेखिका का प्रथम उपन्यास है। यह अनामिका का है, लालटेन बाजार है जो 1977 के आधार पर लिखा गया है। नीरजा माधव कृत है यमदीप। इसमें किन्नर समुदाय के जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है। किन्नर समुदाय पर आधारित बहुत सारे पुरुषों ने भी लिखा है। प्रदीप सौरभ की है तीसरी ताली, जिसे इंदु सम्मान मिला था 2012 में। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंदी।